हमारे यहाँ एक काफ़ी फेमस कहावत है, कुछ चीज़ें ना निगली जाती हैं ना ही उगली जाती हैं। और आज बॉलीवुड की हालत एक एक्टर को लेकर ठीक ऐसी ही हो चुकी है। उस एक्टर का नाम है रणवीर सिंह। रणवीर के मुद्दे को अगर ऊपर ऊपर से देखो तो लगेगा कि इंडस्ट्री ने रणवीर को बैन कर दिया है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी वर्कर बॉडी फ्वाइस ने उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिए हैं और उसके 4 लाख मेंबर्स को रणवीर के साथ काम करने से मना कर दिया गया है। Ranveer has signed contract with Excel for 3 films. That's apart from Dawn 3. 3 weeks before the unit is supposed to leave for the shoot, he withdraws from the film. खबरें यही चल रही हैं, हेडलाइंस यही बन रही हैं और देखने वाले को लग भी रहा है कि भाई एक बड़े एक्टर का करियर फ्वाइस ने तबाह कर दिया है। पर असली कहानी इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि जिस रणवीर सिंह को इंडस्ट्री ने बैन कर रखा है, ठीक उसी रणवीर सिंह की फेम पर सवार होने के लिए यही इंडस्ट्री तरस रही है। देखो, इस इंडस्ट्री को धुरंधर जैसे सिनेमा से आज भी नफरत है, उन्हें आदित्य धर जैसे डायरेक्टर से आज भी चिढ़ है और उन्हें इस वेव से आज भी अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन उन्हें इस वेव के पैसे चाहिए, उन्हें इस वेव की फेम चाहिए, उन्हें इस वेव का बॉक्स ऑफिस चाहिए, क्योंकि उनका अपना पुराना मॉडल उनके ही आंखों के सामने ढह चुका है। सर्वाइवल के लिए उनके पास इस वेव पर सवारी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। और ये साफ साफ दिखाता है कि ये बैन असल में बैन है ही नहीं, ये धमकी है, धमकी। क्योंकि बैन तब होता है जब इंडस्ट्री को एक्टर नहीं चाहिए होता, धमकी तब होती है जब इंडस्ट्री को एक्टर की कमाई चाहिए होती है, लेकिन एक्टर उनकी शर्तों पर खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। रणवीर सिंह ने जब धुरंधर के बाद डॉन 3 की उनकी 2023 वाली शर्तों पर लौटने से मना कर दिया, तो बॉलीवुड ने अपना आखिरी पत्ता निकाला। वॉइस के जरिए 4 लाख लोगों की एक खुली धमकी, या तो हमारी शर्तों पर वापस आओ वरना देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। और यहीं से कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस उर्दू वुड ने किसी नेशनलिस्ट मास सुपरस्टार पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की है। आज से ठीक 20 साल पहले इसी इंडस्ट्री के सामने एक और स्टार खड़ा हुआ था, सनी देओल। और जब सनी ने उनकी शर्तें नहीं मानी, तब इसी उर्दू वुड ने सनी देओल को पूरे 20 साल इंडस्ट्री से गायब कर दिया था। तो अब असली सवाल यह है कि जो बॉलीवुड सनी देओल जैसे उस समय के जमीन के सबसे बड़े स्टार को 20 साल के लिए दफन कर सकता था, वो आज रणवीर सिंह को एक धमकी के बाद दूसरी धमकी क्यों दिए जा रहा है और फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि बॉलीवुड आखिर रणवीर सिंह की फेम पर सवार होने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो चुका है। आइए इस वीडियो में 2 कहानियों के थ्रू इस पूरे खेल को समझते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि आज रणवीर सिंह के पीछे बॉलीवुड का एक वर्ग क्यों पागल हो गया है और कैसे यही प्लेबुक 20 साल पहले सनी देओल पर ट्राई करके उन्हें बर्बाद कर दिया गया था, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आखिर हुआ क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो कहानी कुछ ऐसी है। पिछले 15 से 20 सालों में बॉलीवुड के एक वर्ग ने एक बहुत ही स्पेसिफिक दुकान खड़ी कर रखी थी, जिसमें बस वही दिखाया जाता था जो वो दिखाना चाहते थे। चाहे स्पाई यूनिवर्स के नाम पर इंडियन एजेंट्स और पाकिस्तानी एजेंट्स को आपस में गुलू गुलू करते हुए दिखाना हो, या फिर हिंदू धर्म के प्रैक्टिसेस को डीमीन करना हो, उनकी हर फिल्म उसी एक तय नैरेटिव के अंदर चलती थी। और इसी सेम फार्मूला पर बार बार वही एक्टर्स, वही डायरेक्टर्स, वही प्रोड्यूसर्स काम करते रहते थे और अपने ही अंदर एक छोटा सा क्लब बना लिया था इन्होंने। यही क्लब तय करता था कि कौन स्टार बनेगा, कौन हीरो कहलाएगा, कौन सी फिल्म हिट मानी जाएगी, क्योंकि बाकी किसी को तो सिनेमा में स्क्रीन्स तक नहीं मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे पानी सर के ऊपर से बहने लग गया। 2018 के बाद से बॉयकॉट कैंपेन शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते बड़े स्टार्स की फिल्में पिटने लग जाती हैं। आसमान छू लेने वाले प्रमोशंस के बाद भी ऑडियंस थिएटर से गायब रहती है और जब बार बार वही पुराना स्पाई फॉर्मूला दोहराया जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि ये बॉलीवुड अब उनके इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इस इमोशन का असर रणवीर सिंह पर भी पड़ता है। बॉलीवुड मूवीज की गिरती हुई पॉपुलैरिटी के बीच में वो खुद भी एक बहुत ही कमजोर फेस में एंटर कर गए थे। 2021 में रिलीज हुई 83 जिस लेवल की उम्मीद थी उस लेवल पर परफॉर्म नहीं करती है। फिर जयेश भाई जोरदार भी पिट जाती है और उसके बाद सर्कस का डिजास्टर हो जाता है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग फट पड़ती है और हर प्लेटफॉर्म पर रणवीर के मीम्स बनने लगते हैं। और ठीक इसी बीच में 2023 में डॉन 3 अनाउंस हो जाती है। अब देखिए, डॉन कोई आम फ्रेंचाइज नहीं थी, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज थी, लेकिन असली दिक्कत ये थी कि जितनी ये मूवी बड़ी थी उतना इसका डायरेक्टर इस मूवी को लेकर सीरियस नहीं था। अनाउंसमेंट के बाद भी डॉन 3 प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ रही थी। 2.5 साल तक एक दिन की भी शूटिंग नहीं हुई थी
और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रिप्ट बार बार रीराइट हो रही थी, प्रोडक्शन हिल रहा था, कास्टिंग तय नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक की खबरें यहाँ आने लगी थी कि एक्सेल वाले खुद रणबीर की जगह ऋतिक रोशन को रिप्लेस करने के प्लान में थे, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ पलट जाता है। 5 दिसंबर 2025 को आदित्य धर और रणबीर कपूर की धुरंधर रिलीज होती है और ये फिल्म बॉलीवुड का पूरा हिसाब किताब तोड़कर रख देती है। फिल्म 1300 करोड़ पार कर जाती है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिट साबित होती है। ये कहना बेसिकली गलत नहीं होगा कि रॉ ऑपरेशंस पर बनी ये नेशनलिस्ट कहानी आग लगा देती है और रणबीर सिंह की पूरी ब्रांड वैल्यू अचानक से रातों रात बढ़ जाती है। इसके बाद धुरंधर 2 भी सेम काम करती है और रणबीर की ब्रांड वैल्यू आसमान फाड़कर बाहर निकल जाती है और यहीं से बॉलीवुड के एक वर्ग को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये फिल्म ना उनके पूरे नैरेटिव को बर्बाद कर चुकी थी जो उन्होंने सालों से बनाया था, बल्कि साथ ही उनकी इंडस्ट्री पर चल रही मोनोपोली को भी सीधा चैलेंज कर रही थी। यहाँ तक कि अक्षय खन्ना जैसे साइडलाइन एक्टर तक की फीस धुरंधर के बाद आसमान पर चली गई है। अर्जुन रामपाल को अचानक से प्रीमियम विलेन की पोजीशनिंग मिलने लग गई है। आदित्य धर बॉलीवुड की अगली ब्लॉकबस्टर मशीन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आलिया भट्ट खुद आदित्य धर और रणबीर की तारीफ इंस्टाग्राम पर करने लग गए हैं और वरुण धवन धुरंधर को डायरेक्टर की विक्ट्री बता रहे हैं। यानी बॉलीवुड का वही वर्ग जो स्पाई यूनिवर्स के नाम पर टाइगर और पठान बना रहा था और धुरंधर जैसी फिल्में जिनके लिए प्रोपेगेंडा थी, वो वर्ग आज उसी वेव के साथ जुड़ने के लिए कतार में खड़ा है। और यहीं पर डॉन 3 का असली खेल शुरू होता है। 2.5 साल तक डॉन 3 ठंडे बस्ते में पड़ी रही थी और अंदर ही अंदर प्लान बनाया जा रहा था कि रणबीर को रिप्लेस कर दिया जाए या फिर पूरी मूवी ही स्क्रैप कर दी जाए। लेकिन धुरंधर के बाद अचानक से फरहान अख्तर पब्लिकली बोलने लगते हैं कि डॉन 3 इसी साल रिलीज होगी, यानी कि जब रणबीर कमजोर थे तब प्रोजेक्ट लगभग मरा पड़ा था। लेकिन जैसे ही धुरंधर ने उन्हें मैसिव सुपरस्टार बना दिया, रातों रात डॉन 3 अर्जेंट हो गई। और इसीलिए ना उनकी असली नीयत साफ थी कि रणबीर की इस नई ब्रांड वैल्यू को कैप्चर करना है। लेकिन इस बार रणबीर खुद तैयार नहीं हुए इस चीज के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.5 साल बाद भी कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी और दूसरी तरफ धुरंधर के बाद रणबीर की फीस, लेवरेज और बार्गेनिंग पावर सब कुछ पूरी तरीके से बदल चुका था और एग्जैक्टली ठीक यहीं पर रणबीर ने बैकआउट कर दिया। इसके बाद फरहान अख्तर पहले प्रोड्यूसर्स गिल्ड गए, बात नहीं बनी और फिर आखिरी में मामला फॉइस तक पहुंचा। फरहान अख्तर की कंपनी का दावा था कि प्री प्रोडक्शंस में 45 करोड़ लग चुके थे और 25 मई 2026 को फॉइस ने नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया, यानी उनके 4 लाख मेंबर्स को रणबीर के साथ काम करने के लिए मना कर दिया गया। आप जरा इस टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। ये डायरेक्टिव ठीक उसी वक्त आते हैं जब रणबीर कमर्शियली इंडस्ट्री के सबसे कीमती हो चुके थे, जब उन्हें बैन करने का कोई बिजनेस सेंस ही नहीं बनता था। यानी बेसिकली ये जो एक्शन हुआ है ना, ये सजा नहीं है, ये धमकी है। ये इंडस्ट्री का आखिरी पत्ता है रणबीर को उनकी शर्तों पर वापस लाने का और यहीं पर बॉलीवुड के उस वर्ग का असली चेहरा सामने आ जाता है। उसे धुरंधर टाइप के सिनेमा से आज भी नफरत है क्योंकि ये सिनेमा उसके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उसे रणबीर चाहिए क्योंकि उसकी जेब इसी वेव पर टिकी हुई है। और जब रणबीर सिंह अपनी शर्तों पर बात करने लगे तो इंडस्ट्री की हालत सामने आ गई। उसे रणबीर चाहिए लेकिन अपने तरीके से, और जब उनके तरीकों पर बात नहीं बन रही तो बैन की धमकी सामने आ गई। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है सनी देओल की, क्योंकि बॉलीवुड का ये खेल पहली बार नहीं हो रहा था। ठीक 20 साल पहले इंडस्ट्री ने एक और नेशनलिस्ट मास स्टार के सामने यही प्लेबुक निकाली थी। फर्क बस इतना था कि उस समय बॉलीवुड कहीं ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था और ऑडियंस के पास सीधा बोलने की कोई आवाज़ नहीं थी। तो कहानी शुरू होती है 1990s से। उस समय इंडस्ट्री में दाऊद का बोलबाला हुआ करता था। गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज माता की भेंट और भगवानों के भजन निकाला करती थी और भक्ति मेन स्ट्रीम हो रही थी और टीवी में कृष्णा और जय हनुमान जैसे सीरियल्स की डिमांड थी। महाभारत और रामायण के बाद कई टीवी सीरियल्स तो आए जो भक्ति और नेशनलिज्म को केटर कर रहे थे, लेकिन फिल्म्स में ना भक्ति दिख रही थी और ना ही नेशनलिज्म। फिल्म्स में दाऊद को महान, लोगों का मसीहा दिखाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन दूसरी ओर माँ काली को पूजने वाला रेपिस्ट दिखाया जा रहा था। वो पूजा करते समय पूजा की थाली से ही बंदूक निकाल के पुलिस वालों को मारता हुआ दिखाया जा रहा था। शंकर नाम का कैरेक्टर 786 का बिल्ला पहन रहा था और मेन विलन शिखाधारी था। फिल्म दीवार में हीरो के बिल्ले का नंबर भी 786 था ना? हाँ शंकर भैया, ये बहुत मुबारक नंबर है। तो बे चिकने, तेरा नाम क्या है? गरीबों का दोस्त, मजलूमों की जान, कर्तव्य से हिंदू, ईमान से मुसलमान। और ऐसे समय में 1996 में सनी देओल की एक फिल्म आती है घातक। फिल्म में सनी देओल अनअपोलोजेटिक हिंदू होते हैं।
माथे पर सैफरॉन सजाकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए गुंडों को मारते हैं। और कुछ भयंकर तगड़ा करने से पहले गंगा मैया की कसम खाते हैं। नहीं तो कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। फिर 1997 में सनी देओल की फिल्म बॉर्डर आती है और ये फिल्म नेशनलिज्म की पराकाष्ठा थी। लोगों ने पहली बार किसी प्रोटैगनिस्ट को पाकिस्तानियों को गाली देते हुए और पेलते हुए सुना था। ओए तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर का मशहूर गुंडा, गंदे नाले दी पैदाइश। फिर सनी देओल की अगली फिल्म आती है गदर और ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देती है। गदर ने सिनेमा को हिलाकर रख दिया था। उस समय गदर के 10 मिलियन से ज्यादा टिकट बिके थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। और ये गदर ने तब किया था जब वो लगान के साथ रिलीज हुई थी, सेम डेट पे। गदर में पाकिस्तान की जिस लेवल पर बेइज्जती दिखाई गई थी वो अंडरवर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक थी। और दूसरी तरफ सनी देओल, उनका क्रेज तेजी से बढ़ने लगा था। सनी की ऑन स्क्रीन इमेज एक हार्डकोर देशभक्त और एंटी पाकिस्तान हीरो के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी थी। पाकिस्तानी मीडिया और कई इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स सनी देओल की फिल्मों से खार खाए बैठे थे। 2 अगस्त 2006 का एक पुराना अखबार है। इसमें लिखा है कि सनी देओल ने जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी भूमिकाएं की, उससे खफा होकर पाकिस्तान में और बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन में जहां पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने सनी देओल की फिल्में देखना बंद कर दिया है। एक तरफ दाऊद गैंग गुलशन कुमार जैसे भक्ति सॉन्ग बनाने वाले का मर्डर कर रहा था और दूसरी तरफ सनी देओल खुलेआम नेशनलिस्ट और हिंदू छवि वाली फिल्में कर रहा था। और साथ में ये भी बोल रहा था कि मुझे अंडरवर्ल्ड से डर वर नहीं लगता। ये अपने आप में काफी था मेन स्ट्रीम बॉलीवुड को सनी देओल के अगेंस्ट करने के लिए। गदर जैसी बड़ी हिट के बाद सनी का करियर 7वें आसमान पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से सनी से सारे बड़े बैनर्स अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और सनी देओल को अचानक से जाल द ट्रैप, खेल, कर्ज, जो बोले सोनियाल जैसी फिल्में मिलने लगती हैं। कोई बड़ा डायरेक्टर सनी देओल को कास्ट नहीं कर रहा था। मीडिया के गलियारों में सनी देओल के बारे में माहौल बनाया जाने लगा था। देखो, लोग सनी को बढ़िया नेशनलिस्ट फिल्म में देखना चाहते थे, पर तभी 2004 में सरकार बदल जाती है और कांग्रेस या कहीं यूपीए वापस सत्ता में आ जाती है। जो नेशनलिस्ट फिल्म्स अटल जी के समय पर बनने लगी थी, अब फिर से उनका अकाल पड़ जाता है। लोग इंतजार कर रहे थे कि अच्छी नेशनलिस्ट फिल्म आएगी, लेकिन बॉलीवुड उस समय मैं हूं ना जैसी फिल्म्स बनाने में बिजी हो चुका था। मैं हूं ना में एक एक्स आर्मी ऑफिसर देश के विरोध में खड़ा हो जाता है, हिंदू गुंडा होता है और पाकिस्तानी अमन की आशा करते हैं। अब बॉलीवुड के पास बढ़िया मौका था सनी देओल जैसे नेशनलिस्ट हीरो को साइडलाइन करने का। लोग भले ही वेट कर रहे हों कि सनी देओल को नेशनलिस्ट अवतार में देखें, लेकिन बॉलीवुड तो पाकिस्तानियों को इंडिया बुला के वो लम्हे, वो बातें गंवाना चाहता था, उन्हें यहाँ की फिल्म्स में रोल देना चाहता था। और जब इस लेवल पे पाकिस्तान प्रेम भारत के डायरेक्टर्स में उमड़ रहा हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कोई नेशनलिस्ट फिल्म आएगी या सनी देओल जैसे नेशनलिस्ट हीरो को कोई बढ़िया रोल मिलेगा। सनी देओल को फिर से कोई नेशनलिस्ट रोल मिलने में 11 साल लग गए। 2023 में गदर 2 आई और जैसे ही ये फिल्म आई वैसे ही फिल्म हो गई ब्लॉकबस्टर। फिर बॉर्डर 2 आई, वो भी हो गई ब्लॉकबस्टर। यानी ऑडियंस हमेशा से थी, लेकिन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डी कंपनी ने मिलकर सनी देओल को आउटकास्ट करके रखा। लेकिन यहाँ पर यही बात समझने की है कि उस दौर में यूपीए सत्ता में थी और उस दौर में बॉलीवुड एक नेशनलिस्ट सुपरस्टार को साइड करके काम चला सकता था। लेकिन आज बीजेपी पावर में है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपनी बात को नेशनल लेवल का मुद्दा बना देते हैं। आज रणवीर सिंह को साइडलाइन करना बॉलीवुड के बस की बात नहीं है। अब देखिए, यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर बॉलीवुड पहले सनी देओल जैसे मैसिव स्टार को 20 साल अकेला छोड़ सकता था, तो आज वही बॉलीवुड रणवीर सिंह के सामने इतना मजबूर क्यों हो गया है? इसका जवाब सिर्फ एक बात में है कि आज का जो बॉलीवुड है वो 2001 वाले बॉलीवुड से बहुत कमजोर है। 2000s में बॉलीवुड के हाथ में नैरेटिव का कंट्रोल था, मीडिया उसके साथ थी, क्रिटिक्स उसके साथ थे, अवार्ड सर्किट उनके साथ थी, पीआर मशीनरी भी उनकी जेब में होती थी। अगर इंडस्ट्री किसी एक्टर को आउटडेटेड डिक्लेयर कर दे तो धीरे धीरे वही बात ऑडियंस तक पहुंच जाती थी और सनी देओल जैसे स्टार्स को साइड करना लगभग आसान हुआ करता था तब, क्योंकि ऑडियंस के पास जवाब देने का कोई मौका ही नहीं होता था।
लेकिन आज पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। आज नैरेटिव ऑडियंस बनाती है, ट्विटर के ट्रेंड्स ऑडियंस बनाती है, इंस्टाग्राम के एडिट्स ऑडियंस बनाती है, मीम के कल्चर भी ऑडियंस चला रही है। और सबसे बड़ी बात, अब ऑडियंस खुद तय करती है कि कौन स्टार है और कौन नहीं। बॉलीवुड के उस वर्ग की मुट्ठी से सब कुछ निकल चुका है और आज की सच्चाई ये है कि बड़े से बड़ा स्टार ढह रहा है। सलमान खान की सिकंदर ईद पर रिलीज होकर भी 70% से ज्यादा गिरावट के साथ फ्लॉप हो गई। अक्षय कुमार की आखिरी बड़ी हिट 2021 में आई थी और उसके बाद लगभग 8 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं। 2023 से 2024 के बीच में हिंदी बॉक्स ऑफिस के रेवेन्यू में लगभग 13% की गिरावट आई और उस रेवेन्यू का भी एक बड़ा हिस्सा जो था वो साउथ इंडियन फिल्मों की हिंदी डबिंग से आया था। स्टार पावर और बड़ा बजट ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन अब किसी भी चीज की गारंटी नहीं रही। और पता है आपको कि बॉक्स ऑफिस पर चल कौन सी फिल्में रही हैं जिन्हें बॉलीवुड का यही बड़ा वर्ग प्रोपेगेंडा बोलता आया था? उरी, द कश्मीर फाइल्स, छावा, केरला स्टोरी, धुरंधर, सारी वही फिल्में चली हैं जिनमें नेशनलिस्ट एजेंडा था। यानी कि जिस सिनेमा को बॉलीवुड बरसों तक घटिया और डाउन मार्केट बोलता रहा, आज वही सिनेमा थिएटर तक ऑडियंस लाने का सबसे बड़ा भरोसेमंद हथियार बन चुका है। और इसका बेसिक रीजन यही है कि जैसी आपके देश के अंदर सरकार होती है वैसी ही आपके देश के अंदर फिल्में बनने लग जाती हैं। आज देश में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है और सालों से है, तो उसी एजेंडा की फिल्में भी आने लग गई हैं। इसके अलावा जैसी सरकार होती है, मीडिया भी उसी टाइप का नैरेटिव सेट करती है, तो आज देश के अंदर लोगों तक नेशनलिस्ट नैरेटिव पहुंचता है। और इसी बदले हुए नेशनलिस्ट ग्राउंड पर रणवीर सिंह खड़े हुए हैं। आज धुरंधर ने उन्हें एक वल्नरेबल एक्टर से उठाकर इंडस्ट्री की लाइफलाइन बना दिया है। आज रणवीर को पूरी तरीके से साइडलाइन करना इंडस्ट्री के लिए नामुमकिन है और इंडस्ट्री ये बात खुद भी अच्छे तरीके से जानती है, तो चाहकर भी वो रणवीर सिंह के साथ वो नहीं कर सकती जो कभी सनी देओल के साथ कर दिया गया था। और शायद इसीलिए इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा ये नहीं है कि रणवीर सिंह के साथ क्या हो रहा है। सबसे ज़रूरी हिस्सा ये है कि बॉलीवुड खुद क्या बन चुका है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका पुराना मॉडल ढह चुका है, जिसका नैरेटिव कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, जिसकी जेब उस सिनेमा पर टिकी हुई है जिसे वो कल तक प्रोपेगेंडा बोलता आया है और जिसकी धमकियां अब उस एक्टर पर भी नहीं चल रही हैं जिसे वो दफन करना चाहती है। सनी देओल के दौर में इंडस्ट्री की मर्जी आखिरी हुआ करती थी, रणवीर सिंह के दौर में ऑडियंस की मर्जी आखिरी है और यही फर्क है। और यही वजह है कि ये बैन ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि बैन तब टिकता है जब इंडस्ट्री स्टार को मिटा सकती हो। आज इंडस्ट्री रणवीर सिंह की एक फिल्म भी नहीं रोक सकती। आज अगर रणवीर सिंह किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठकर हाथ मिलाने का मन बना ले, ऑडियंस थिएटर में खड़ी हो जाएगी और बॉलीवुड की हर धमकी उसके सामने बेकार पड़ी रहेगी। असली सवाल डॉन 3 का नहीं है, असली सवाल ये है कि अगला सुपरस्टार कौन बनेगा। कल तक इंडस्ट्री एक सुपरस्टार को बनाती रही है, अब ऑडियंस बनाएगी और बॉलीवुड इस सच्चाई के सामने अभी तक खड़ा ही नहीं हो पाया है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन, यूपीआई और पेट्रियन, इन तीनों के माध्यम से कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।